हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन और द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज बेसिकली। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और हम इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, और एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये फिजियोकेमिकल जो प्रोसेस है, इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है, गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, एज वेल एज गैसेज के बेसिस पे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू रिलीज द एनर्जी। अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर उन गैसेज का क्या रोल है, ठीक है। ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहा है और रिजल्टेंट हम CO2 को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, कि हमने ऑक्सीजन यूज किया है और CO2 का रिलीज किया, तो वहाँ ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के पास रोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ रेस्पिरेशन जो दो टाइप का होगा, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर हम डिस्कस करता है ब्रीदिंग प्रोसेस को, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। जबकि इंटरनल जो रेस्पिरेशन है वो हमने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर रेस्पिरेशन चैप्टर जो डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है। इन द सेंस सेल के पास ऑक्सीजन जाके नहीं, वहाँ फूड को ऑक्सीडाइज करके नहीं और एनर्जी जनरेशन में रोल प्ले करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को देखें, ठीक है, ब्रीदिंग एंड गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस in which involves exchange of gases and oxidation of food to release the energy को रिलीज करने के लिए, बेसिकली टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन और फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ कैसा है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। रेस्पिरेशन यहाँ दो टाइप का होता है, रेस्पिरेशन ह्यूमन के केस में, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो इंटरनल जो रेस्पिरेशन है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो कि एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होगा, इसके अंदर हम ब्रीदिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज है बेसिकली, ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग exchange of gases transportation of gases, ये भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है यहाँ, एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन में, इसका मीनिंग क्या हो गया, ब्रीदिंग का क्या हो गया यहाँ पे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 बेसिकली, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, इसके अंदर वो क्या है कि अल्टीमेटली इसका जो एम है वो हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करने का और CO2 को रिलीज करने का बेसिकली, जिसको हमने एक्सटर्नल प्रोसेस बोला या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला है।
ठीक है, तो फूड मटेरियल जो लिया है, जो फूड है, food, ये सपोज ब्लड वेसल्स है, ये बॉडी का सेल है, दिस सेल, ठीक है। तो जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन सपोज बात की जाए, ऑक्सीजन इट रीचेस टू द ब्लड एंड ब्लड टू इट रीचेस द सेल, अल्टीमेटली वो सेल के पास आया ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो फूड मटेरियल है, फूड दैट इज ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करवाने में रोल प्ले करता है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होगा, दैट इज 36 और 38 एटीपी। तो इसको तो बोला है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल, और सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, जबकि इससे बाहर का जो था, चाहे वो ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग में गैसेज को इनटेक करना और रिलीज करना, जबकि या फिर उन गैसेज का एक्सचेंज हो गया लंग से ब्लड के पास, ब्लड से सेल के पास बेसिकली, या सेल से ब्लड के पास और ब्लड से लंग्स के पास, और लंग्स टू आउटसाइड द बॉडी बेसिकली, और एनवायरमेंट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के केस में ये फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर डेवलप होती है बेसिकली, क्योंकि चाहे एनिमल यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर एनिमल हो, ठीक है। तो हर एक एनिमल को अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो दे रिक्वायर द ऑक्सीजन, उनको फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जिनके केस में क्या है वो अलग अलग या फिर स्ट्रक्चर्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब ह्यूमन का तो क्या है कि ह्यूमन एक वेल डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, तो ह्यूमन के पास तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन लोअर जो इंडिविजुअल्स लाइक प्रोटोजोन्स, कॉरिफेरस, सीलेंटेट्स और हेलमिंथीज, दे रेस्पायर और दे परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। इनके पास ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होते क्योंकि लोअर से बेसिकली, तो ये डायरेक्टली क्या होते हैं बॉडी सरफेस से उन गैसेस को डिफ्यूज करते हैं बेसिकली, जबकि एनालिट्स जो होंगे वो परफॉर्म करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्किन और थ्रू द ब्रोंकियल लंग्स के थ्रू बेसिकली, ठीक है। तो क्यूटेनियस, हम स्किन के थ्रू अगर वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, स्किन के थ्रू अगर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा लंग्स के थ्रू अगर करता है तो ब्रांकियल रेस्पिरेशन बेसिकली, जबकि आर्थ्रोपोड्स जो होंगे दे परफॉर्म रेस्पिरेशन बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आर्थ्रोपोड्स में क्रेस्टेशियंस जो होंगे, प्रॉन्स वगैरह का जो केस देते हैं, क्रैब्स वगैरह का जो केस देखते हैं, तो क्रेस्टेशियंस जो होंगे दे परफॉर्म द रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स, तो गिल्स के थ्रू एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं अपनी गैसेज का। जबकि एराक्निड्स के अंदर जैसे स्पाइडर्स हो गए, ठीक है, तो स्पाइडर्स के केस में एराक्निड्स के इसमें जो रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है दैट इज द बुक लंग्स बेसिकली, ठीक है। इंसेक्ट के केस में अगर हम देखते हैं तो उनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, तो उनके पास जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ट्रैकियल सिस्टम, उनके पास क्या होगा ट्रैकियल सिस्टम अवेलेबल होता है और स्पाइरेकल्स भी अवेलेबल होती है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि मॉलस्क के केस में देखेंगे परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द गिल्स, उनके पास भी क्या होंगे गिल्स होंगे बेसिकली। इकाइनोडर्म्स जो है, इकाइनोडर्म्स के केस में ध्यान रखना रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर्स होंगे दे आर द ट्यूब फीट, क्योंकि फिशेस के केस में हमें गिल्स मिलेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करने के लिए, एम्फीबियंस के केस में हमें गिल्स और मिल सकते हैं और लंग्स भी मिलेंगे बेसिकली। अब जैसे फ्रॉग का केस है, तो फ्रॉग के केस में यहाँ पे वो स्किन से भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, और वो लंग्स के थ्रू भी परफॉर्म करता है जिसको हम ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो फ्रॉग जो वो दोनों टाइप से परफॉर्म कर सकता है, क्यूटेनियस भी परफॉर्म कर सकता है और ब्रोंकियल भी परफॉर्म कर सकता है। तो ब्रोंकियल मतलब लंग्स के थ्रू परफॉर्म कर सकता है बेसिकली, ठीक है, सॉरी उसके स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी लंग्स के थ्रू परफॉर्म कर सकता है बेसिकली, ठीक है। उसको पल्मोनरी भी बोलते हैं, लंग्स के थ्रू अगर वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हम बोलते हैं। तो फ्रॉग जो होगा वो दोनों टाइप से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, वो लंग्स के थ्रू भी परफॉर्म कर सकता है और वो स्किन के थ्रू भी परफॉर्म कर सकता है। जब वो ओपन एनवायरनमेंट में होगा तब तो वो परफॉर्म करता है थ्रू द लंग्स और बाय पल्मोनरी, ठीक है। जबकि वो अर्थ के अंदर वो जब हाइबरनेटिक कंडीशंस में होगा
ठीक है, तब वो परफॉर्म करता है, क्योंकि आपके अंदर तो फ्री ऑक्सीजन गैसेज नहीं है, तो फ्री गैसेज अगर नहीं है तो वहाँ उस टाइम परफॉर्म करता है स्किन के थ्रू बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। इनके केस में जो रेस्पिरेशन है दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इन द सेंस वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये एनिमल्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेगा कि अरेक्निड्स के केस में, इन अरेक्निड्स द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज ट्यूब फीट, बुक लंग्स, गिल्स या फिर क्यूटेनियस या स्किन। आंसर विल बी द बुक लंग्स। वो पूछ लेता है कि इंसेक्ट के केस में रेस्पिरेशन किससे होगा, तो इंसेक्ट के केस में ध्यान रखना रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, ट्रैकियल सिस्टम से। पूछ लेता है कि वो एक एनिमल्स जो होंगे उनके केस में रेस्पिरेशन किससे होगा, देन आंसर विल बी द ट्यूब फीट, उनके पास ट्यूब फीट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट एनिमल्स के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वीडियो लेक्चर के जरिए इस जगह पे हमें ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करना है। इन ह्यूमन respiration occur by respiratory system, उसके पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स भी इंक्लूड होगा, डायफ्राम भी इंक्लूड होगा, रिब्स भी इंक्लूड होंगे बेसिकली। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होगा इट विल इंक्लूड ट्रैकिया बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ लिख देता हूँ, इट इंक्लूड ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स। ठीक है, इसके अलावा रिब केज प्रेजेंट होगा, केज जिसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड हो गए। अब ये रिब केज जो है, इस रिब केज के अंदर 12 पेयर्स रिब होगा, 12 पेयर्स रिब्स। अब वो 12 पेयर जो रिब्स होगा उसमें ट्रू रिब्स भी है, फॉल्स रिब्स भी है एंड फ्लोटिंग रिब्स भी होंगे बेसिकली। 12 पेयर रिब्स includes ट्रू रिब्स जो कि स्टर्नम से भी जुड़ी हुई होंगी और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ी हुई होंगी, उनको तो बोलते हैं हम ट्रू रिब्स बेसिकली। ठीक है, फॉल्स रिब्स, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम के साथ जुड़ी नहीं होंगी, वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो एसोसिएटेड होंगी, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे जो स्टर्नम है, फ्लैट बोन जो है, उस फ्लैट बोन के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगी, वो कार्टिलेजेस की हेल्प से फ्लैट बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती है बेसिकली। थर्ड टाइप की फ्लोटिंग रिब्स, ये जो रिब्स होंगी, ठीक है, वो स्टर्नम के साथ जुड़ी नहीं होंगी। ठीक है, जबकि वर्टिब्रल जो कॉलम होगा उसके साथ जुड़ी होगी। ठीक है, तो जो फ्लोटिंग रिब्स होंगी दे प्रोटेक्ट द किडनी, इनका फंक्शन क्या होता है, किडनी को प्रोटेक्ट करना बेसिकली। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होगा उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स एंड रिब केज। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, दैट इज द डायफ्राम। एक मस्कुलर पोर्शन है जो कि सेपरेट करता है थोरेसिक चैम्बर को और एब्डोमिनल चैम्बर को बेसिकली। इसके अंदर रेडियल मसल्स एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, और एयर टाइट होता है। ठीक है, तो डायफ्राम क्या है, मस्कुलर पार्टीशन, मेड अप ऑफ रेडियल मसल,
ठीक है। नॉर्मल टाइम में ये डाउन शेप्ड होता है, ठीक है, लेकिन जब इंस्पायरेशन होगा तो देन डाउन शेप टू बिकम फ्लैटेंड शेप in relax condition, in relax stage it is down shape, it is in down shape, down shape का, ठीक है। तो ये चीजें उस ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लंग्स, ठीक है, वेब केस बेसिकली। तो इनको मैं वन बाय वन डायग्रामेटिक है दिखा रहा हूँ मुझे प्रेजेंटेशन। ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, इस ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होगा लैरिंक्स, दिस इज लैरिंक्स। ट्रैकिया जो होगा जो कि विंड पाइप है, इसके अंदर इरेगुलर सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा जो कि इस विंड पाइप को सपोर्ट देने का काम करता है, दिस इज द ट्रैकिया, और इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप। अभी ट्रैकिया जो होगा हमारे थोरेसिक रीजन में जाके वो दो पाइप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई जो होंगी ये भी सप्लाइड होंगी उस इरेगुलर सी शेप्ड कार्टिलेजेस। ब्रोंकाई फर्दर लंग्स के अंदर जाके नहीं, दे आर द लंग्स के अंदर जाके नहीं, फर्दर छोटी ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ब्रांच छोड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रंकियोल। और ब्रंकियोल जो होगी वो ट्री के लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं ब्रांकियल ट्री बेसिकली। दे आर ब्रांकियाई, ब्रोंकाई, दे आर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, ठीक है। दिस इज द लंग्स, लंग्स। अब ब्रोंकियोल जो होंगे, इन ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक स्मॉल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियम, और इस एट्रियम के साथ एसोसिएटेड होंगे बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई जो होंगी ना, ये ही एक्चुअल साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ब्लड का और गैस एल्वियोलाई के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 में जो एक्सचेंज होगा उस एल्वियोलाई के ऊपर ही होगा बेसिकली, एल्वियोलाई से ही होगा। दे आर द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का जो मेन रीजन है, ठीक है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ज्यादा से ज्यादा हो सके। एल्वियोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इनका काम होता है इंक्रीजेज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया टू मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो सके। तो एल्वियोलाई ही जो है वो एक्चुअल साइट है, दे आर द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दे आर actual site of exchange of gases, between lungs and blood, between lungs and bloods or lungs के बीच में, ठीक है। तो एल्वियोलाई जो होंगी ना, दे आर वास्कुलेटेड इन द सेंस इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई होता है बेसिकली। एल्वियोलाई दे आर सप्लाइड विद, दे आर
supplied with blood capillaries, इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ से एक एल्वेओलाई का अगर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, दिस इज एल्वेओलाई। इस एल्वेओलाई के ऊपर सप्लाई है ब्लड वेसल्स का। दिस इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड कैपिलरीज भी हम उसको बोल सकते हैं, दैट इज ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो एल्वेओलाई जो होगा और ब्लड कैपिलरीज जो होगा, ब्लड के अंदर तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर तो ब्लड फ्लो हो रहा है, जबकि इस एल्वेओलाई के अंदर ये ऑक्सीजन का सप्लाई है। तो यहाँ इस एल्वेओलाई से ये ऑक्सीजन जो होगा इट डिफ्यूजेस इनसाइड द ब्लड बेसिकली, वो डिफ्यूज हो जाएगा इस ब्लड के पास। ठीक है, तो इस वजह से हम बोला कि द एल्वेओलाई आर द एक्चुअल साइट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैसेज बेसिकली फ्रॉम ब्लड टू ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो पूरा जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज का, वो हम फर्दर डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ external respiration. Steps involved in breathing and exchange of gases. Involved in respiration. कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रेस्पिरेशन करना इंक्लूड है? सबसे पहले ब्रीदिंग, सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज तो ये स्टेप हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट मैकेनिज्म जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो होता है वो ब्रीदिंग का मीनिंग क्या है? ब्रीदिंग का जो मीनिंग है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो इस टोटल को मिला के नहीं हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग में जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड रिलीज ऑफ CO2 जो है दिस इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। इन द सेंस ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ टू स्टेप्स, फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, सेकंड इज द एक्सपायरेशन बेसिकली। तो उस ब्रीदिंग का सिंपल सा डेफिनेशन अगर दिया जाए, ब्रीदिंग इट इज डिफाइंड एज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 from the body, ठीक है। तो यहाँ इनटेक जो ऑक्सीजन का दिस इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन, जबकि रिलीज ऑफ CO2 जो है फ्रॉम बॉडी इट इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है? द ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ टू स्टेप्स। ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ टू स्टेप्स, इंस्पायरेशन एंड प्लस एक्सपायरेशन तो दो स्टेप से मिलकर ही बनाया कौन? ये ब्रीदिंग जो प्रोसेस है। तो यहाँ पूरे ब्रीदिंग का जब मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे तो दोनों स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इंस्पायरेशन और
एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। लेट्स सी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन इन द सेंस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इंस्पायरेशन, intake of oxygen, intake of oxygen का intake, it is active process, ये एक active process है, ध्यान रखना, process, active process। यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन हुआ, it occur by utilization of energy, utilization of एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा कि ब्रीदिंग के टाइम या इंस्पायरेशन के टाइम बेसिकली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होंगी, ठीक है, वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट जब करेंगी तब जाके थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी का जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा तब जाके थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, और थोरेसिक चैम्बर के इंक्रीज होने से, ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एलिमेंट कौन कौन रोल प्ले करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होंगे जो कि उसमें रोल प्ले करेंगे बेसिकली इंस्पायरेशन में। हेयर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कोस्टल मसल एंड डायफ्राम। Diaphragm increases the thoracic chamber, वो इस thoracic chamber को इंक्रीज करने का काम करती है, by which the volume of lung get increase। तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उस लंग्स के अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से जबकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक है। रिजल्टेंट गैसेस ऑलवेज डिफ्यूजेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा बेसिकली, द फिनोमेना इज नोन एज द इंस्पायरेशन। तो हियर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम increases the thoracic chamber by which the volume of lungs get increased, ठीक है, which lead to decrease in partial pressure and pressure in lungs resultant oxygen enters from atmosphere to lungs, वो एटमॉस्फेयर से या एनवायरमेंट से लंग्स के अंदर एंटर करने लगेगा, और एनवायरमेंट टू लंग बेसिकली द फिनोमेना इज नोन एज द इंस्पायरेशन। इस प्रोसेस को मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बोतल है, इस बोतल का जो बॉटम है, इस बॉटम को काट के नहीं मैंने वहाँ पे इलास्टिक मेम्ब्रेन लगा दिया, इलास्टिक मेम्ब्रेन
और इसका जो नेक है, इस नेक में मैंने कॉर्क फिट कर दिया है, और कॉर्क जो है एयर टाइट है, ठीक है। उस कॉर्क के थ्रू मैंने क्या किया, एक पाइप इस बोतल के अंदर इंसर्ट किया, और इस पाइप का जो एंड है, उस एंड पे मैंने एक बलून टाइप किया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो पाइप है, पाइप ये तो एक्ट कर रहा है लंग्स, ट्रैकिया की तरह, एक्ट एज ट्रैकिया, ठीक है। जबकि बलून जो है एक्ट एज लंग्स, बेसिकली वो लंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है इट एक्ट एज डायफ्राम, ये इस डायफ्राम की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस इलास्टिक मेम्ब्रेन को ध्यान रखना, ये चीज और ध्यान रखना कि यहाँ ये एयर टाइट है, एयर टाइट इन द सेंस इस कॉर्ड के थ्रू एयर जो थी ना वो पास नहीं हो सकता, एयर सिर्फ और सिर्फ इस पाइप के थ्रू पास हो सकता है, ठीक है। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन को जैसे मैं बॉटल की तरह स्ट्रेच करूंगा, इट विल डेवलप ए सक्शन प्रेशर ऑन बलून, जिसकी वजह से बलून का साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ये बलून का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही बलून का साइज इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसका, रिजल्टेंट इसके अंदर जो पार्सल प्रेशर था, इनके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर था, प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा, इन द सेंस प्रेशर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जबकि बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, प्रेशर वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होने की वजह से ये गैसेज जो हुई है, ऑक्सीजन जो हुई, इट डिफ्यूजेस फ्रॉम एनवायरनमेंट टू लंग्स, उस लंग्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसको मैं एक्चुअल कंडीशन में अगर बताऊं, दे आर द रिब्स बेसिकली, और रिब केज के अंदर ये लंग्स है, लंग्स, दिस इज डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल होंगी, इनके कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे और इस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे, अभी तो डायफ्राम डॉम शेप है, डॉम शेप, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डॉम शेप से हो जाएगा फ्लैटेंड शेप, फ्लैटेंड शेप, ठीक है। इस फ्लैटेंड होने की वजह से और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के इंक्रीज होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये थोरेसिक चैम्बर जो होगा वो इंक्रीज होगा, थोरेसिक चैम्बर, इंक्रीजेस। तो थोरेसिक चैम्बर जब इंक्रीज होगा तो इन थोरेसिक चैम्बर के अंदर ये लंग्स जो है, ये लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लंग्स का वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर जो पार्सल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव बेसिकली, ठीक है। तो हमें पता है गैसेज डिफ्यूजेस फ्रॉम हाई पार्सल प्रेशर टू लो पार्सल प्रेशर, in the sense they diffuses from positive to negative pressure basically, resultant the oxygen will enter into the lungs, वो एंटर कर जाएगी कहाँ पे, लंग्स के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो इस पूरी मैग्नेट को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या हुआ है,
contraction of external intercostal muscle and diaphragm, dome shape to flattened shape, will increases the thoracic chamber, which will increases the volume of lung, which lead to the negative pressure in lungs, by which the oxygen from environment to enter into the lungs basically. यहाँ पूरी मैग्नेट को बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल रिब्स के बीच में जो प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम पे जो कॉन्ट्रैक्शन है ध्यान रखना, डॉम शेप था पहले, डॉम शेप टू फ्लैटेन शेप, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, thoracic chamber get increases, chamber increases, thoracic chamber increase हुआ तो वॉल्यूम्स ऑफ लंग जो है ना वो भी इंक्रीज हुआ है, increases वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज है तो नेगेटिव प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डेवलप इन लंग्स, लंग्स के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, द ऑक्सीजन एंटर इनटू द लंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, oxygen enters in lungs from environment वो एनवायरनमेंट से क्या होगा, ऑक्सीजन जो कि वो एंटर कर जाएगा लंग्स के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव प्रेशर जबकि लंग्स के अंदर कैसा है, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो होगा वो एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से एंटर कर जाएगा लंग्स के पास बेसिकली, ठीक है। तो इस फिनोमेना को बोल रहे हैं हम क्या, इंस्पायरेशन, ठीक है। लेकिन एक्सपायरेशन प्रोसेस जो है जैसे उल्टा है इसका, एक्सपायरेशन प्रोसेस से उल्टा क्या है कि जो डायफ्राम कॉन्टैक्ट किया था फ्लैटेंड शेप से डॉम शेप से फ्लैटेंड शेप जो कॉन्टैक्ट किया तो इंक्रीज हुआ तो थोरेसिक चैम्बर। अब क्या होगा कि ये डायफ्राम जो होगा अगर ये रिलैक्स होगा एज वेल एज जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिलैक्स होंगी तो थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, सॉरी थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज होगा। तो थोरेसिक चैम्बर अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी कैसा होगा, डिक्रीज। अब वॉल्यूम ऑफ लंग्स अगर डिक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गेट इंक्रीज, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो CO2 का वो बहुत कम है, resultant the CO2 releases from the lungs to the environment basically. The phenomena is known as the expiration. तो expiration को अगर मैं लिखता हूँ फिर एक्सपायरेशन में क्या हुआ है कि डायफ्राम जो है वो रिलीज हुआ है, रिलैक्स हुआ है। इसके अलावा एक्सटर्नल कोस्टल इंटरनल कोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हुआ है, रिलैक्स। तो उससे हुआ क्या है, थोरेसिक चैम्बर जो होगा वो डिक्रीज होगा, थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज हुआ तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हुआ। लंग्स का वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है इंक्रीज इन लंग्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल
या रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल, ये एक्सपायरेशन की बात है, एक्सपायरेशन रीजन इज दैट, और एक्सपायरेशन का मीनिंग क्या था, रिलीज ऑफ CO2, रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी। ये पैसिव प्रोसेस है, इट इज पैसिव प्रोसेस, किसी टाइप से कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि ध्यान रखना कि फोर्सिबली जो एक्सपायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों, वहां पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी ना, उनको कांटेक्ट किया जाएगा, तो उनको कांटेक्ट किया जाएगा तो उन कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन फोर्सिबली जो एक्सपायरेशन है इट इज द एक्टिव प्रोसेस। तो प्रोसेस होके कैसे रहा था, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, we are returning of diaphragm from dome to from flat to dome, तो इससे क्या हुआ था, thoracic chamber decreases, वो डिक्रीज हुआ। thoracic chamber अगर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स गेट डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, वो भी क्या हुआ, डिक्रीज। रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस इन लंग्स, pressure of CO2 release increases in lungs, तो उनके इंक्रीज होने की वजह से रिजल्टेंट CO2 releases from body to environment, तो एनवायरमेंट में प्रेशर कैसा है, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम बोल रहे हैं क्या, एक्सपायरेशन। ये चीज ध्यान रखना है कि एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, लेकिन फोर्सिबली एक्सपायरेशन is active process because ATP is used by internal intercostal muscle, intercostal muscle basically, internal intercostal muscle, ठीक है, to their contraction, for their contraction, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, तब उसको ATP का जरूरत पड़ेगा। तो उस ATP से क्या होगा कि उनका कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे थोरेसिक चैम्बर जो होगा वो फोर्सिबली डिक्रीज होगा, नॉर्मली डिक्रीज नहीं, डिक्रीज से भी ज़्यादा डिक्रीज होगा बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम और कम होगा तो उसके अंदर जो CO2 का प्रेशर है वो और ज़्यादा होगा बेसिकली, ठीक है। रिजल्ट में जो CO2 होगा वो बॉडी से या फिर लंग्स से क्या हो जाएगा, रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस ओवरऑल वाज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंटरनल इंस्पायरेशन कैसे होगा और एक्सपायरेशन कैसे होगा बेसिकली, ठीक है। तो
नॉर्मल ब्रीदिंग जो है, अब 1 मिनट के अंदर कितना ब्रीथ परफॉर्म कर पा रहा है इंडिविजुअल, दैट इज ब्रीदिंग रेट। तो बी आर क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट। इसका मीनिंग क्या हो गया ब्रीदिंग रेट का, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर वो इंडिविजुअल जो है कितना ब्रीथ परफॉर्म कर पा रहा है, दैट इज द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल का जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज 12 to 15 पर मिनट बेसिकली, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स है जो कि ब्रीदिंग रेट को अफेक्ट करेंगे बेसिकली, फैक्टर्स अफेक्ट द ब्रीदिंग रेट, अफेक्ट बी आर, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। जैसे जैसे वो हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट जो होगा वो बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर की तरफ ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी ब्रीदिंग रेट बढ़ता जाएगा बेसिकली, ठीक है। बॉडी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बड़े इंडिविजुअल का बॉडी साइज अगर है या बड़ा बॉडी साइज अगर है तो ब्रीदिंग रेट उसका कम होगा। छोटा ऑर्गेनिज्म है, बॉडी साइज कम है तो उसका ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे ब्रीदिंग रेट को, वो क्या है, हाई एल्टीट्यूड या फिर बी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई एल्टीट्यूड, बी आर is directly proportional to temperature, BR is directly proportional to exercise basically, उसके directly proportional to, BR is inversely proportional to body size basically, in the sense ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी साइज छोटा है या कम है उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी साइज ज़्यादा है उनका ब्रीदिंग रेट कम होगा बेसिकली। प्रेशर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसकी कैसा है वो इन्वर्सली, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्रीदिंग रेट को अफेक्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो बॉडी के डिफरेंट लेवल पे गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है। एक तो एनवायरनमेंट से लंग्स के पास एक्सचेंज, एक लंग्स से ब्लड के पास एक्सचेंज, और एक ब्लड से सेल के पास एक्सचेंज, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल पर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर उन गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का जो एक्सचेंज है वो टोटली डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन जो है गैसेज का वो पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो कौन कौन से लेवल पे वो एक्सचेंज होगा बॉडी में, वन एनवायरमेंट टू लंग्स, दूसरा लंग्स टू ब्लड, तीसरा ब्लड टू सेल्स और टिश्यूज, सेल और टिश्यूज। तो ये वो लेवल्स हैं जिन पे क्या होगा, वो गैसेज का एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज कैसे कैसे हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ कि एक साइड तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज तो एनवायरनमेंट से और सेल तक होगा, एनवायरनमेंट टू सेल, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन को सेल तक जाना है, और सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है सेल फूड को ऑक्सीडेशन करने में, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में बेसिकली, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, ठीक है। रिजल्टेंट सेल जो होगा वो अपना एटीपी का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है, जबकि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है, तो सेल जो कि वो CO2 लिबरेट करती है, CO2 रिलीज करेगा उस फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के बाद, ठीक है। तो CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो सेल से ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स से एनवायरनमेंट होगा, इन द सेंस सेल टू एनवायरनमेंट होगा बेसिकली, ठीक है। तो इनका जो एक्सचेंज है वो डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर के ऊपर, और पार्शियल प्रेशर क्या क्या है यहाँ पे,
ऑक्सीजन का अगर मैं देखता हूँ तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 159 mmHg, जबकि लंग्स के पास जो पार्शियल प्रेशर दैट इज 104 mmHg। ठीक है, लंग्स के पास 104 है mmHg, तो ब्लड के पास जो होगा दैट इज 95 mmHg। अब ब्लड के पास 95 mmHg है तो सेल के पास दैट इज 40 mmHg। तो देखो डिक्रीजिंग वे में एटमॉस्फेयर के पास या एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा है 159, लंग्स के पास कितना 104। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होगी वो 159 से कहाँ पे जाएगा 104 के पास। ठीक है, अब लंग्स के पास 104 है तो ब्लड के पास कितना 95 mmHg, जबकि लंग्स के पास जो पार्शियल प्रेशर है 104 है और ब्लड के पास कितना 95। ठीक है, और हमें पता है कि गैसेज जो है ना वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर डिफ्यूज करता है, रिजल्टेंट यहाँ से ये गैस जो भाई आ जाएगा यहाँ पे ब्लड के पास। अब ब्लड में देखो mmHg कितना है 95, जबकि सेल्स के पास कितना है 40 mmHg, रिजल्टेंट इट एंटर इनटू द सेल, वो आ जाएगा यहाँ पे सेल के पास बेसिकली। ठीक है, सिमिलर लाइक दिस। अब सेल जो भी वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके नहीं और ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा, रिजल्टेंट CO2 लिबरेट होगा। तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा सेल के पास दैट इज 45 mmHg, जबकि ब्लड के पास होगा 40 mmHg। रिजल्टेंट CO2 जो होगा वो इस सेल से आ जाएगा ब्लड के पास। अब ब्लड के पास जाएंगे हम तो 45 mmHg, 45, क्योंकि लंग्स के पास जो होगा दैट इज 40 mmHg। रिजल्टेंट जो CO2 होगा वो ब्लड से चला जाएगा लंग्स के पास। अब लंग्स में देखें तो 40 mmHg है mmHg, और एनवायरनमेंट में जो होगा दैट इज 0.3 mmHg। ठीक है, रिजल्टेंट द CO2 रिलीजेस फ्रॉम लंग्स टू एनवायरनमेंट CO2। तो ये तो CO2 के लिए था एक्सचेंज और ये ऑक्सीजन के लिए एक्सचेंज का गैसेज है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बताता हूँ इसको, दिस इज एल्वोलाई। This is the cells or tissues. Cells or tissues. We have cells or tissues. This is alveoli. This is heart. तो 1 by 1 हम ऑक्सीजन का अगर एक्सचेंज देखें तो एनवायरनमेंट के अंदर
एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर दैट इज 159 mmHg, ये एनवायरमेंट में एनवायरमेंट। जबकि लंग्स के पास देखें या एल्वोलाई के पास देखें तो दैट इज 104 mmH। तो यहाँ एनवायरमेंट और एल्वोलाई के बीच में डिफरेंस है, एनवायरमेंट में ज़्यादा है और एल्वोलाई के पास कम है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। रिजल्टेंट दिस ऑक्सीजन इज डिफ्यूजेस फ्रॉम एनवायरमेंट टू लंग्स, वो डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, एनवायरमेंट से लंग्स के पास बेसिकली। ठीक है, PO2 लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अब लंग्स के पास या एल्वोलाई के पास जो पार्शियल प्रेशर दैट इज 104 mmHg, जबकि ब्लड के पास दैट इज 195 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ब्लड के पास कम है और एल्वोलाई के पास ज्यादा है। रिजल्टेंट द ऑक्सीजन एंटर इनटू द ब्लड, वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड के पास। ठीक है, तो ब्लड जो होगा इस ऑक्सीजन को लेके नहीं, अब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर इनटू द लेफ्ट साइड एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से इट रीच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल टू इट रीच टू द aorta, and through the aorta it reach to the cells और tissues basically। aorta further arteries के अंदर कन्वर्ट होते हैं, वो ले जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, सेल्स और टिश्यूज के पास। अब सेल्स और टिश्यू के पास अगर देखें तो यहाँ ब्लड के अंदर mmHg कितना है, 95 mmHg, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि सेल्स के पास कितना था, 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, भैया देखो कि इस ब्लड के पास ज्यादा है और सेल्स के पास कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। रिजल्टेंट दिस ऑक्सीजन एंटर इनटू द, वो चला जाएगा कब, सेल्स के पास। सेल उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज से एनर्जी बनाने में और यूटिलाइजेशन कर लेगा, इन द सेंस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाने में रोल प्ले कर लेगा और एनर्जी जनरेशन में रोल प्ले कर लेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस CO2 का जो लिबरेशन होगा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम एक्सचेंज ऑफ CO2, ये तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन था डिफरेंट लेवल पे, एनवायरमेंट टू लंग्स, लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू सेल्स बेसिकली। अब सेल्स के पास अगर देखें तो CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है दैट इज 45 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, जबकि ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है दैट इज 40 mmHg। तो देखो 5 कम है, 5 कम है तो सेल्स के पास ज्यादा पार्शियल प्रेशर है CO2 का, और ब्लड के पास कम है। रिजल्टेंट दिस CO2 डिफ्यूजन इनटू द ब्लड, वो डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड के पास बेसिकली। तो ब्लड के पास डिफ्यूज होगा तो ये ब्लड जो होगा इस CO2 को लेके नहीं, ये चला जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी पे यहां अगर आके देखें तो यहाँ 45 mmHg पार्शियल प्रेशर है, mmHg। बात आता है कि यहाँ आपको 45 क्यों मिला है, रीजन क्या है कि यहाँ से सेल और टिश्यू के पास जब देखते हैं तो 40 mmHg था, जबकि सेल्स के पास 45 था, तो ये 5 जो होगा वो इधर आता है, रिजल्टेंट इट बिकम 45। लेकिन अगर इसी जगह पे ये ऐसे ही स्टेबल रह जाता है तो 45 इधर हो जाएगा, 45 भी इधर हो जाएगा, तो वो फर्दर CO2 का डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह, और ब्लड जो है वो रनिंग है, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो रनिंग है तो ये क्या होगा, इस 45 mmHg को लेके नहीं ये चला जाएगा कहाँ पे, इस लंग्स के पास बेसिकली। ठीक है, तो लंग्स के पास जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, उस पल्मोनरी आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो कितना है, 45 mmHg। जबकि
एल्वोलाई के पास अगर देखा जाए CO2 का पार्शियल प्रेशर दैट इज 40 mmHg। ठीक है, तो ब्लड में 45 है और एल्वोलाई के अंदर 40 mmHg, 5 का डिफरेंस है बेसिकली। रिजल्टेंट दिस CO2, ये जो CO2 होगा वो ब्लड से चला जाएगा कहाँ, इस एल्वोलाई के पास, CO2। ठीक है, क्योंकि एल्वोलाई के पास पार्शियल प्रेशर कम था, क्योंकि ब्लड के पास पार्शियल प्रेशर ज्यादा था बेसिकली। अब एल्वोलाई और एनवायरनमेंट में देखें तो एनवायरनमेंट के अंदर पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट इज 0.3 mmHg। एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जबकि एल्वोलाई के अंदर 40 mmHg है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के या एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में एल्वोलाई के पास ज्यादा है। रिजल्टेंट दिस CO2 रिलीजेस फ्रॉम एल्वोलाई टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वो रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, एनवायरनमेंट के पास बेसिकली। तो दिस वाज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द डिफरेंट लेवल, एनवायरनमेंट टू एल्वोलाई, एल्वोलाई टू ब्लड, ब्लड टू सेल्स और टिश्यू बेसिकली। नेक्स्ट जो स्टेप है, द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज बेसिकली। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो गैसेज होगा वो हम फर्दर डिफरेंट टाइप से डिस्कस करेंगे।